फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्स बेनिफिट ऑन होम लोन के बारे में। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा भी कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में होम लोन ले रखा है या कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपने रेंट पे दे रखी है और रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उस होम लोन पे आपके द्वारा जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है और प्रिंसिपल कंपोनेंट का जो पेमेंट किया जाता है उसकी डिडक्शन किस तरीके से आप ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में ले सकते हैं, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन को ये कन्फ्यूजन है कि न्यू टैक्स रिजीम में होम लोन के संबंध में कोई भी रिडक्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो अब साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में ये भी अनाउंस किया गया है कि अब यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो 12 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। तो अब यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसको सिर्फ रेंटल इनकम ही रिसीव होती है, रेंटल इनकम के अलावा कोई भी दूसरा सोर्स नहीं है इनकम का, तो उस केस में टैक्स पेयर की जो रेंटल इनकम है वो यदि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 20 लाख रुपए तक है तो उस केस में वो पूरी की पूरी इनकम टैक्स फ्री होने वाली है। और साथ ही बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा रेंटल इनकम पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट भी इंक्रीज कर दी है। तो अब यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने से अगर कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है और वो रेंटल इनकम 50,000 रुपये पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ है या फिर 6 लाख रुपये पर फाइनेंशियल ईयर है तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो अब यदि आपने भी हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई होम लोन ले रखा है तो किस तरीके से आप उसकी डिडक्शन जो है वो अपने रिटर्न में क्लेम करके अपना टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। होम लोन टैक्स बेनिफिट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड लेट आउट प्रॉपर्टी फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में किसी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के संबंध में या लेट आउट प्रॉपर्टी के संबंध में कोई होम लोन लिया जाता है तो उस होम लोन पे आप किस तरीके से टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरीके से आप टैक्स जो है वो सेव कर सकते हैं। व्हाट इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी से होता है जो कि ओनर के खुद के रहने के लिए यूज़ में आ रही है, लेकिन यदि मान लो ओनर उस प्रॉपर्टी में नहीं रहता है क्योंकि उसका बिजनेस या प्रोफेशन किसी दूसरी लोकेशन पे है, तो उस केस में अगर उसकी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर अगर वेकेट रहती है यानी कि ओनर के द्वारा उस प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे नहीं दिया जाता है तो उस केस में भी उस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। और इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेशन के पर्पज से जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू को नील कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ लेट आउट प्रॉपर्टी? तो अब लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी ओनर के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी जो होती है उसको रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस के लिए यदि रेंट पे दिया जाता है तो उसे लेट आउट प्रॉपर्टी बोला जाता है। अब यहाँ पे ओनर को जो प्रॉपर्टी रेंट पे देने से रेंटल इनकम रिसीव होती है वो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होती है। लेकिन यदि मान लो कोई ओनर है जिसके पास 3 हाउस प्रॉपर्टी है और तीनों ही हाउस प्रॉपर्टी वेकेट है यानी कि यहाँ पे ओनर के द्वारा तीनों हाउस प्रॉपर्टी को यदि रेंट पे नहीं दिया जाता है तो उस केस में इनकम टैक्स एक्ट में वो किसी भी 2 हाउस प्रॉपर्टी जो है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी मान के उसकी एनुअल वैल्यू जो है वो नील कंसीडर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है उसको इनकम टैक्स एक्ट में डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाता है और जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है उस पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग नॉशनल रेंट चार्ज किया जाता है एज पर मार्केट रेट। नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट ऑन होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट अंडर सेक्शन 80C। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी या लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई होम लोन है जो कि लिया जाता है तो उस केस में आप सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1,50,000 रुपये तक के प्रिंसिपल अमाउंट की रिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। साथ ही 1,50,000 रुपये की अमाउंट में यदि आपके द्वारा कोई स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है या रजिस्ट्रेशन चार्जेस का पेमेंट किया जाता है तो उसकी रिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये रिडक्शन आपको तभी प्रोवाइड की जाएगी यदि कुछ कंडीशन है जो कि आपके द्वारा सेटिस्फाइड की जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जिस हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में आपके द्वारा लोन लिया गया है उस प्रॉपर्टी को आप 5 साल के अंदर सेल नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को 5 साल के अंदर सेल कर देते हैं उस केस में उस हाउस प्रॉपर्टी पे जितनी डिडक्शन आपके द्वारा रिटर्न में क्लेम की गई है वो डिडक्शन आपको फिर से रिवर्स करनी होगी और आपको अपनी इनकम में ऐड करनी होगी। और दूसरी चीज़, आपके द्वारा जो होम लोन लिया जाता है तो उसके संबंध में जो रीपेमेंट किया जाता है वो पेमेंट आपको किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ही करना है, जैसे कि आवास फाइनेंस है। तो ये बेनिफिट आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि आप अपनी ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे आप सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपये की सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में यदि आप ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आपको सेक्शन 80C की कोई भी डिडक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती है। नेक्स्ट है टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अंडर सेक्शन 24B। तो अब यदि आपके द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी के संबंध में जो होम लोन लिया जाता है तो उस पर जो आपके द्वारा इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है तो उस इंटरेस्ट पोर्शन की भी आपको सेक्शन 24B में डिडक्शन अलाउड होती है।
तो अब यदि आपने लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए ले रखा है तो उस केस में आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक की इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके द्वारा जो ये लोन है वो लेट आउट प्रॉपर्टी के संबंध में ले रखा है तो उस केस में आप विदाउट द लिमिट कितना भी इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, यदि ये कंडीशन आप सेटिस्फाइड कर देते हैं तो ही आप इंटरेस्ट अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि आपके द्वारा जो होम लोन लिया जाता है वो मकान परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिनोवेशन पर्पज़ के लिए ही होना चाहिए। सेकंड है कि आपने यदि होम लोन कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से लिया है तो वो कंस्ट्रक्शन आपका 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। थर्ड, अगर आपके द्वारा कोई भी होम लोन ले रखा है तो वो लोन जो है वो टैक्स पेयर यानी कि जिसके नाम से प्रॉपर्टी परचेज की गई है उसी के नाम से वो लोन होना चाहिए, किसी दूसरे पर्सन के नाम से वो लोन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी दूसरे पर्सन के नाम से लोन ले रखा है तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। एंड लास्ट है, यदि आपने रिनोवेशन के पर्पज़ से अगर कोई लोन ले रखा है तो मैक्सिमम 30,000 रुपये तक की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि मान लो आपको हाउस प्रॉपर्टी से अगर किसी भी तरह का लॉस होता है तो उस केस में आप उस लॉस को सेम फाइनेंशियल ईयर में किसी दूसरी इनकम के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं, या फिर आप उस लॉस को उस ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं तो अगले 8 साल तक आप अपने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में ही प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। तो अब यहाँ पे आपको जो सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपये की डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है, उसके अलावा आपको सेक्शन 80EE में 50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन भी प्रोवाइड की जाती है होम लोन के संबंध में। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन यदि आप सेटिस्फाइड करते हैं तो ही आप 50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आपके द्वारा जिस प्रॉपर्टी के संबंध में लोन लिया गया है उस लोन की अमाउंट 35 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपके द्वारा जो लोन लिया जा रहा है वो लोन आपको 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। एंड लास्ट है, जिस टाइम लोन सैंक्शन किया जाता है उस टाइम इंडिविजुअल के पास कोई भी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड कर देते हैं तो उस केस में आप 50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन 80EE में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट होम लोन। तो अब यदि मान लो जो होम लोन लिया जाता है वो जॉइंट नेम से लिया जाता है तो उस केस में बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा उस सर्टिफिकेट में को ओनर का नेम होना कंपलसरी है, और साथ ही दोनों ओनर उनका जितना प्रॉपर्टी में रेशियो है उसके बेसिस पर ITR फाइल करते समय डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो यदि प्रॉपर्टी में उनका 50-50% का शेयर है तो यहाँ पे ईच ओनर अपनी ITR फाइल करते समय 80C में 1,50,000 रुपये की प्रिंसिपल अमाउंट की और इंटरेस्ट की मैक्सिमम 2 लाख रुपये की डिडक्शन अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिशनल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE। तो अब आपको सेक्शन 80EE में 1,50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन भी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि 80C में 1,50,000 रुपये की, 80EE में 50,000 रुपये की, और उसके अलावा आप 80EE में 1,50,000 रुपये की होम लोन के संबंध में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़, जो आपको लोन सैंक्शन किया गया है वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेके फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बीच में सैंक्शन किया गया हो। और थर्ड चीज़, आपको जो लोन सैंक्शन किया जाता है उस टाइम इंडिविजुअल के पास में कोई भी दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। यदि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में सेक्शन 80EE में आप 1,50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा जो होम लोन लिया जाता है वो किसी प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के संबंध में लिया जाता है, तो उस केस में जिस ईयर में आपके द्वारा लोन लिया जाता है उसी ईयर में आपको इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना होता है, लेकिन उस इंटरेस्ट पोर्शन की आपको डिडक्शन उस ईयर में प्रोवाइड की जाती है जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो है 5 साल का। अब आपने जिस मकान के संबंध में लोन लिया है वो मकान आपका मार्च 2025 में कंप्लीट हो जाता है। तो अभी तक मान लो आपके द्वारा उस मकान के संबंध में 8 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया है। तो अब आप उसकी डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपके द्वारा जो इंटरेस्ट पेमेंट किया गया है उसकी आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5 साल तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर को इंक्लूड करते हुए अगले 4 साल तक आप इंटरेस्ट पोर्शन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपके द्वारा 8 लाख रुपए के इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया है उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यानी कि 1,60,000 रुपये की आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 से लेके फाइनेंशियल ईयर 28-29 में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
नेक्स्ट है होम लोन टैक्स बेनिफिट अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि आप अपने फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो उस केस में आपको होम लोन के संबंध में कौन कौन से टैक्स बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है या लेट आउट प्रॉपर्टी है, उसके संबंध में जो प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट किया जाता है उसकी आप न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। साथ ही आपको जो सेक्शन 80EE में 50,000 रुपये की और सेक्शन 80EE में 1,50,000 रुपये की जो एडिशनल डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है वो भी आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि मान लो आपके द्वारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई लोन लिया जाता है तो ना तो इंटरेस्ट की और ना ही प्रिंसिपल कंपोनेंट की आप सेक्शन 24B में न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि मान लो आपके द्वारा रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में होम लोन लिया जाता है तो उस केस में आप सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और ये इंटरेस्ट भी आपको उतना ही अलाउड होगा जितनी आपकी रेंटल इनकम है, यानी कि रेंटल इनकम से ज़्यादा का अगर आपका इंटरेस्ट है तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि मान लो आप अपनी ITR न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और वहाँ पे अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस होता है तो ना तो आप उस लॉस को किसी दूसरी इनकम के साथ सेम फाइनेंशियल ईयर में सेटअप कर सकते हैं और ना ही उस लॉस को आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस तरीके से यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में इंटरेस्ट पोर्शन की ही डिडक्शन अलाउड होती है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।